सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लास में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आपका प्रतिरोधों का संयोजन। इस वीडियो के अंदर मैं केवल आपको प्रतिरोधों का समांतर क्रम के बारे में बताऊंगा और इससे अगली वीडियो में आपको प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम के बारे में बताऊंगा। अगर आप हाई स्कूल के मैथ की वीडियो देखना चाहते हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप उन सभी वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और ये जो आपका क्वेश्चन है वो 3 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो आपका 2023 की परीक्षा में पूछा गया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं समांतर क्रम, उसके बाद हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम। तो समांतर क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बताता हूं श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है और समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है। तो समांतर क्रम का जो सूत्र होता है वो होता है आपका 1/r1, मतलब 1/r बराबर होता है आपका 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये होता है समांतर क्रम का सूत्र। और श्रेणी क्रम का सूत्र होता है आपका r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3। ये होता है श्रेणी क्रम का सूत्र। हम जो फॉर्मूला सिद्ध करते हैं वो 3 प्रतिरोधों के लिए करते हैं। अगर हमारा एग्जाम में क्वेश्चन अगर हम जब न्यूमेरिकल करेंगे, अगर यहाँ पर 4 प्रतिरोध है तो हम यहाँ पर एक प्रतिरोध और जोड़ लेंगे, यानी कि R4 जोड़ लेंगे। इस तरह से यहाँ पर R4 लिख लेंगे। अगर यहाँ पर केवल 2 ही प्रतिरोध है तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक प्रतिरोध को हटा देते हैं। तो इस प्रकार से हम न्यूमेरिकल को सोल्व कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि हम पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा पद आपका श्रेणी क्रम में है और कौन सा आपका समांतर क्रम में है। तो श्रेणी क्रम की पहचान मैं आपको बता देता हूं। श्रेणी क्रम का जो डायग्राम बनता है, क्योंकि श्रेणी क्रम को बोलते हैं हम हिंदी में सीरीज, इंग्लिश में सीरीज बोलते हैं। तो यहां पर हम लिख लेंगे R, ये आपके 3 प्रतिरोध हैं और यहां पर आप देखते हैं तीनों जो प्रतिरोध हैं वो एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं। अगर तीनों प्रतिरोध या 2 प्रतिरोध या 4 प्रतिरोध अगर एक ही लाइन में जुड़े हुए हों तो इनको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में और जो प्रतिरोध, अगर मान लो प्रतिरोध आपके इस तरह से जुड़े हुए हैं, एक ऊपर है फिर उसके नीचे है, एक इस तरह से, तो इन्हें हम बोलते हैं समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में क्या होता है, अब यहां पर आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर ये 3 प्रतिरोध हमने यहां पर लिए हैं R1 R2 R3। ये तीनों क्या है, ऊपर नीचे जुड़े हुए हैं, तो इसको हम बोलेंगे समांतर क्रम। यहां पर हमने एक बैटरी लगा रखी है और यहां पर एक कुंजी लगी हुई है। अगर हम इस कुंजी के बीच में यहां पर एक बिंदु लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो कुंजी है वो बंद है। अगर यहाँ पर कोई भी चीज नहीं है, मतलब बिंदु यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, बिंदु नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे जो कुंजी है वो क्या है, ऑन है। तो ये कुंजी का ऑन ऑफ का प्रतीक होता है। यहाँ पर आपकी बैटरी लगी हुई है, बैटरी में आपकी जो बड़ी प्लेट होती है वो प्लस की होती है और छोटी वाली होती है आपकी माइनस की। जैसे हम क्या करेंगे, कुंजी को दबाकर धारा प्रवाहित करते हैं तो यहां से आपकी हो जाएगी, धारा प्रवाहित होना शुरू कर देगी। और धारा जो परिपथ के अंदर प्रवाहित होती है वो प्रवाहित होती है बड़ी प्लेट से, यानी जो धन प्लेट होती है वहां से आपकी धारा परिपथ के अंदर प्रवाहित करना शुरू कर देती है। और जैसे ही धारा बिंदु ए पर आती है तो बिंदु ए पर आने के बाद इसके पास आपके 3 रास्ते हो जाते हैं। एक रास्ता ऊपर के लिए हो गया, एक सीधा हो जाएगा, एक हो जाएगा नीचे की तरफ। तो जहां से धारा बट जाती है उसे हम बोलते हैं समांतर क्रम। तो समांतर क्रम की पहचान केवल यही होती है कि जहां से धारा आपकी परिपथ के अंदर बढ़ जाती है। अब हम एक डायग्राम बना के देख लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं यहां कोई प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और एक प्रतिरोध हमने यहां पर जोड़ दिया और एक प्रतिरोध हमने यहां पर नीचे की ओर जोड़ दिया। तो जब धारा इस वाले पॉइंट पर आएगी तो यहां पर इसको जाएंगे दो रास्ते हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा आगे की ओर और एक हो जाएगा आपका नीचे की ओर। तो इनको हम कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं ये समांतर क्रम में है। तो ये तो हमारे पास तरीका है समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का पहचानने का तरीका। अब हम देखते हैं कि श्रेणी क्रम की खासियत क्या होती है, मतलब जो गुण है वो क्या क्या होते हैं। तो श्रेणी क्रम में आप समांतर क्रम में आप देख सकते हैं जब धारा बैटरी से यहां से निकलेगी और पॉइंट ए पर जाकर पहुंचती है तो हम यहां देख रहे हैं यहां से धारा निकलेगी I। अब हमने ये मान लिया कि जो पहला प्रतिरोध है इसके अंदर धारा पहुंचेगी I1, क्योंकि हमने प्रतिरोध इसे R1 मानना है, इसे हमने R2 मानना है, इसे हमने मानना है R3। तो उसी प्रकार से हम धारा इसमें अंदर डिवाइड कर देंगे। तो हमने मान लिया कि जब
R1 के अंदर धारा पहुंचेगी I1, यहां पर पहुंचेगी I2 और R3 के अंदर पहुंचेगी I3। और यहां पर आप देख सकते हैं इन सभी प्रतिरोधों के अंदर एक समान विभवांतर है। क्या है विभवांतर आपका? V वोल्ट का विभवांतर होगा। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि समांतर क्रम में वोल्टेज नहीं बढ़ते, धारा बढ़ जाती है। तो जब हम एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करेंगे या हम जब न्यूमेरिकल करेंगे इसके, तो हमें ये देखना है कि धारा कहां से बढ़ना शुरू करती है। तो जहां से धारा बढ़ना शुरू करती है उसे हम बोलते हैं समांतर क्रम। अगर धारा आपकी सीधी चली आती है बिना किसी रास्ते में बटे हुए तो उसे हम बोलते हैं श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम का हम डायग्राम बनाएं तो श्रेणी क्रम का डायग्राम आपका इस प्रकार से बन जाएगा। ये है आपका श्रेणी क्रम। इसमें आप देखेंगे यहां पर एक एंट्री लगा देते हैं इस तरह से, यहां पर एक कुंजी लगा देंगे। अगर आप यहां पर देखेंगे ये जो प्लस प्लेट है यहां से क्या होगी, धारा बहना शुरू कर देगी। तो अब इसके अंदर धारा यह है, अभी तीनों एक ही लाइन में है, तो यहां पर धारा पहुंचेगी I, यहां भी धारा पहुंचेगी I और यहां भी पहुंचेगी धारा I। और ये जो प्रतिरोध है वो R1, R2 और R3 है। तो इस प्रकार से धारा क्या हो जाएगी, सबके अंदर बराबर बराबर पहुंच जाती है श्रेणी क्रम में। लेकिन जो वोल्टेज होते हैं, वोल्टेज क्या होते हैं, श्रेणी क्रम में डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पर V1 पहुंचेंगे, यहाँ पर V2 पहुंचेंगे, यहाँ पर V3 पहुंचेंगे। तो ये तो मैंने आपको बताया कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बयान हम क्या करेंगे। लेकिन हमारा इस वीडियो के अंदर जो मेन फोकस रहेगा वो है हमारा प्रतिरोधों का समांतर क्रम। तो समांतर क्रम के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इससे अगली वीडियो में आपको बताऊंगा प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह का डायग्राम बना लेंगे। ये जो क्वेश्चन आपका सन 2023 की परीक्षा में पूछा गया है और सन 2025 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम। प्रतिरोधों के समांतर क्रम को हम पार्श्व क्रम भी कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपका पार्श्व क्रम के नाम से आता है तो आपको यही क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कहेगा, क्योंकि समांतर क्रम को हम पार्श्व क्रम भी कहते हैं। क्योंकि जो NCERT की बुक है उसके अंदर समांतर क्रम न कहकर कहा गया है पार्श्व क्रम। तो अब हम इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इस क्रम में सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी प्रतिरोधों का जो पहला सिरा है वो किसी एक बिंदु से जोड़ देते हैं, और जो सेकंड सिरा होता है, दूसरा सिरा होता है, वो हम किसी दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये तुम्हारा प्रतिरोध R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इन सभी का जो पहला सिरा है, ये क्या आपका पहला सिरा है, ये जो पहला सिरा है वो एक बिंदु से जोड़ा गया है। और जो दूसरा सिरा है ये आपका क्या है, दूसरा सिरा है, ये दूसरा सिरा क्या है, दूसरे बिंदु से जोड़ा गया है। तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है कि सभी प्रतिरोधों का जो पहला सिरा है वो एक बिंदु से जोड़ देते हैं और दूसरा सिरा क्या करते हैं, दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे कि माना R1, R2 और R3, ये आपके तीन प्रतिरोध हैं। हम 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मूला सिद्ध करते हैं वो केवल 3 प्रतिरोधों के लिए करते हैं। तो R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम भी हम इसे कह सकते हैं में जोड़े गए हैं। तो इनके सिरों के बीच क्या होगा, विभवांतर V वोल्ट होगा। मैंने आपको बताया कि समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज नहीं बढ़ते, धारा बढ़ जाती है। तो इनके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, आपका V वोल्ट होगा। अगर इनके अंदर इनके सिरों के बीच V वोल्ट है तब क्या होगा, इनमें प्रवाही धारा, जो आपकी धारा यानी करंट होगा, वो हमने मान लिया क्रम से है I1, I2, I3 होगा। क्योंकि हमने माना है कि पहले वाले प्रतिरोध में I1, दूसरे वाले में I2, तीसरे वाले में I3, ये धारा क्या है, क्रम से प्रवाहित हो रही है। तब हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिख लेंगे तब ओम के नियम से। अब ओम के नियम हम सभी जानते हैं। ओम के नियम का जो सूत्र होता है वो होता है V बराबर I R, ये ओम के नियम का सूत्र है। तो अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे पहले वाले प्रतिरोध में कितनी धारा पहुंचेगी। तो चूंकि हम जानते हैं कि सभी के अंदर क्या आपका विभवांतर बराबर बराबर है, तो इसके अंदर भी V जाएगा, इसके अंदर भी V होगा, इसके अंदर भी क्या होगा, V होगा। सभी के अंदर क्या है, बराबर बराबर विभवांतर है। तो हम लिख लेंगे V बराबर I1 R। यहां से हम पहले काम कर लेते हैं, यहां से हम मान निकाल लेते हैं पहले धारा का, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि यहां पर धारा डिवाइड हो रही है। तो हम क्या करेंगे, यहां से I का मान निकालेंगे, तो I बराबर हो जाएगा V के बटे में आ जाएगा आपका
आर, यानी कि आर जो है वी के बटे में पहुंच जाएगा। तो आई बराबर बन जाएगा वी बटे आर। अब हम निकालेंगे पहली वाली धारा का मान। यहाँ की जो धारा I1 है वो कौन से प्रतिरोध में गई है, R1 के अंदर गई है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली धारा का मान निकाल लेते हैं। अगर हमें I1 का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिख लेंगे I1 बराबर V बटे R1, क्योंकि प्रतिरोध कौन सा है, प्रतिरोध है आपका R1। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, I2 का मान निकाल लेंगे। तो यहां पर लिख लेंगे I2 बराबर V बटे R2 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, I3 का मान निकालेंगे। I3 बराबर हो जाएगा आपका V बटे R3। अब I1 का मान इतना है, I2 का मान इतना है और I3 का मान इतना है। अब चूंकि हम जानते हैं कि बैटरी से केवल धारा निकली थी I, तो इन सभी का जो मान होगा वो I के बराबर होगा। तो कुल धारा देखो आपके यहां से I निकल कर गई और I आप आगे जाके हुई 3 भागों में डिवाइड हो गई। तो यहां पर हम लिख लेंगे कुल धारा, कुल प्रवाहित धारा लिख सकते हैं, कुल धारा भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लिख लेंगे कुल प्रवाहित धारा। तो कुल प्रवाहित धारा जो है वो आपकी I जो है वो I1 प्लस I2 और प्लस I3 के योग के बराबर होगी। तो यहां लिख लेंगे I बराबर, I1 का मान लगा देंगे V बटे R1 और V बटे R2 और V बटे R3। I1, I2, I3 की वैल्यू पुट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां से V को कॉमन निकाल देंगे। तो यहां बचेगा 1 बटे R1, 1 बटे R2 और 1 बटे R3। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। यहां से मैंने V कॉमन निकाला तो यहां बचेगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। अब हम क्या करेंगे, अगर अब हम इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर, अगर हम तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर कोई ऐसा प्रतिरोध रख दे, अगर हम क्या करें, इन तीनों को हटाकर केवल एक ही प्रतिरोध रख देते हैं, तो उनके सिरों पर क्या होगा, विभवांतर देखो V होगा, विभवांतर क्या होगा, V होगा। लेकिन धारा क्या प्रवाहित होगी, धारा होगी केवल I प्रवाहित, क्योंकि देखो प्रतिरोध अगर 3 है तो सबके अंदर क्या है, अलग अलग धारा डिवाइड हो जाती है। अगर यहाँ पर इन तीनों के स्थान पर हम केवल एक ही प्रतिरोध रख देंगे तो विभवांतर क्या होगा आपका, V होगा। तो धारा क्या प्रवाहित होगी इसके अंदर, I प्रवाहित होगी। तो यहां पर हम लिखेंगे, इसके स्थान पर अब हम यहां पर लिख सकते हैं, यदि, यहां पर हम लिखेंगे यदि इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर, तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक ऐसा प्रतिरोध रख दें, प्रतिरोध रख दें जिसके सिरों के बीच, जिसके सिरों के बीच V वोल्ट का विभवांतर हो तथा उसमें I धारा प्रवाहित हो, तब वह प्रतिरोध क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध होगा। मैं आपको एक बार और बता देता हूं, अगर हम क्या करें, इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर केवल एक ही प्रतिरोध रख दें, जब हम तीनों की जगह करेंगे एक ही प्रतिरोध रख देंगे तो देखो वोल्टेज आपकी क्या है, V है, क्योंकि हम जानते हैं समांतर क्रम में वोल्टेज नहीं बढ़ते, धारा बढ़ती है। तो यहां पर क्या होगा, जब तीनों की जगह एक ही प्रतिरोध रखेंगे तो विभवांतर क्या होगा आपका, V होगा। लेकिन धारा जो है, अब देखो धारा को यहाँ पर 3 जगह बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 प्रतिरोध हैं। अब इन 3 की जगह केवल हम एक ही प्रतिरोध रख देंगे तो धारा नहीं बटेगी। तो यहां पर हम लिखा है, अगर हम तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर केवल एक ही प्रतिरोध रख देते हैं तो इनके सिरों के बीच क्या होगा, विभवांतर V होगा।
धारा क्या होगी आपकी आई। तो जो प्रतिरोध यहां पर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं। तो यहां पर हम लिख लेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो सूत्र है इसका V बराबर आई आर। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 में देखेंगे, यहां पर एक काम कर लेते हैं, पहले यहां से I का मान निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा आपका I बराबर V बटे आर। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 में आप देख सकते हैं ये भी आपका I का मान है और ये भी आपका I का मान है। जब दोनों I के मान बराबर हैं, मतलब दोनों I के मान है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो I से I हो जाएगा आपका कैंसिल। तो यहां बचेगा V बटे आर बराबर V, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। तो V से भी हो जाएगा आपका कैंसिल, यहां बचेगा 1। तो इसका आपका जो आंसर आ जाएगा बाद में, तो यह आ जाएगा आपका 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। और ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये जो क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल 2023 में आया हुआ है, तो 2025 की परीक्षा में भी आने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको केवल इतना क्वेश्चन करना है एग्जाम में और आपके 3 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो इससे अगली वीडियो में आपको बताऊंगा प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम के बारे में। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इस क्वेश्चन को दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। तो आई होप कि आपको वीडियो काफी अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।